विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2 गीत। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में लोगों में जन जागृति के लिए लोकगीतों का उपयोग किया जाता है। उसी तरह इस पाठ में लेखक ने हमें लोकगीत पर आधारित एक कहानी बताई है। तो चलो विद्यार्थियों, आज हम यह कहानी पढ़ते हैं। और पाठ 2 गीत के लेखक हैं सलाम बिन रजाक। तो पहले हम इनका व्यक्ति परिचय ले लेते हैं। सलाम बिन रजाक जी का जन्म 1941 पनवेल महाराष्ट्र में हुआ था। सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा है। आपके लेख, कहानियाँ विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे हैं। आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की साहित्य अकादमियों द्वारा विविध सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं माहिम की खाड़ी, बादल की आप बीती, नन्हा खिलाड़ी, जिंदगी अफसाना नहीं, नंगी दोपहर का सच आदि। चलिए विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमें लेखक क्या समझाना चाहते हैं। प्रस्तुत भावपूर्ण प्रतीकात्मक कहानी में लेखक सलाम बिन रजाक जी इशारा करते हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी तो समाज में चारों तरफ सुख, शांति, समरसता, संपन्नता फैली हुई थी। आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। परिणाम स्वरूप समाज में मनभेद, अशांति फैल गई है। मेल मिलाप, सुख, जीवन के संगीत अदृश्य हो गए हैं। शांति एवं प्रेम के संदेश देने वालों के तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। रजाक जी को भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। आपका मानना है कि भावी पीढ़ी ऐसा संगीत रच सकेगी जिससे समाज में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बन सकेगा। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम यह कहानी पढ़ते हैं। आप लोगों को कहानी सुनना बहुत पसंद होगा, तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। यहाँ पर अनुरोध का अर्थ है विनती करना। मैं काफ़ी थका हुआ था। उस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने मन और मस्तिष्क को और भी बोझिल कर दिया। टेलीकास्ट का अर्थ है प्रसारण होने वाली। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। बारूद के ढेर पर बैठना का अर्थ है कि चारों तरफ सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। एक ज़रा सी माचिस दिखाने की देर है बस। क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है? मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा था। बच्चों, यहाँ पर परागंदा का अर्थ है अस्त व्यस्त। मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा, आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं। हम तुम्हें कल कहानी सुनाएंगे, एक अच्छी सी कहानी। बेटे की जिद के आगे मैंने थक हार कर कहा, ठीक है, हम कहानी सुनाएंगे, मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। नहीं पूछूंगा, उसने हामी भरी। पुराने ज़माने की बात है। मैंने कहानी शुरू की। कितनी पुरानी? वह बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा था ना, तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। ओहो, सॉरी पापा, उसने कसमसाते हुए क्षमा मांगी। वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है, मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा। यही कोई 50 बरस हुए होंगे, या हो सकता है 100-200 बरस पुरानी हो। अधिक से अधिक 1000-1200 बरस पुरानी भी हो सकती है, या फिर इससे भी ज़्यादा। कहते हैं उस ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थी, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था, जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते रहते। परिंदे अर्थात बच्चों यहाँ पर पक्षी। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी, जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती।
मनुष्य तो मनुष्य, ढोर डंगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। यहाँ पर ढोर डंगर का अर्थ है पशु जानवर। गायें बहुत सारा दूध देती। बस्ती के लोग प्रसन्न चित्त, मिलनसार और शांति प्रेमी थे। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियां काटते और औरतें चूल्हा चक्की संभालती। उनमें से जो शक्तिवान थे कुश्तियां लड़ते, लाठी बल्लम खेलते। बल्लम का अर्थ होता है भाला। चित्रकार चित्र बनाते और कवि गीत गाते। खुशियां रोज उस बस्ती की परिक्रमा करती और दुख भूले से भी कभी उधर का रुख न करते। यहाँ पर परिक्रमा का अर्थ है चक्कर लगाना और रुख का अर्थ उस तरफ न जाना। कहते हैं बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी, नन्ही मुन्नी मोहनी मूरत और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आँखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली। सुर्ख का अर्थ होता है लाल। परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आग मिचौली खेलती। लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलिहान को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। दिन गुजरते रहे। समय का पंछी काले सफ़ेद परों के साथ उड़ता रहा और मौसम का बहुरूपिया नए रंग बदलता रहा। बहुरूपिया का अर्थ है यहाँ पर अलग अलग रूप रखने वाला। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारर का हल चला दिया। बस उस दिन से उनके खेत तो फैलते गए मगर मन सिकुड़ने लगे। गोदाम अनाजों से भर गए मगर नियतों में खोट पैदा हो गई। अब वे अपनी निजी ज़मीनों के अतिरिक्त दूसरों की ज़मीनों पर भी नज़र रखने लगे। नतीजे के तौर पर खेतों में मक्कारी की फसल उगने लगी और पेड़ छल कपट के फल देने लगे। लालच ने उनमें स्वार्थ का विष खोल दिया। पहले वह मिल बांट कर खाते थे, मिलजुल कर रहते थे, मगर अब उनकी हर चीज़ विभाजित होने लगी। विभाजित होना अर्थात बांटना। खेत खलिहान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों तक को आपस में बांट लिया और अपने अपने खुदाओं को उनमें कैद कर लिया। उनकी आँखों की कोमलता और दिलों की उदारता हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। दावतों का सिलसिला बिखर गया। दावतों का अर्थ होता है निमंत्रण। और महफिलें उजड़ गई। महफिलें अर्थात सभा। तस्वीरों के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। अब न कोई तस्वीर बनाता था, न कोई गीत गाता था। हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में रहता। फिक्र में रहना अर्थात सोच में रहना। बस्ती वालों के ये बदले हुए रंग ढंग देखकर वह नन्ही परी बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी, आखिर बस्ती वालों को क्या हो गया है? ये क्यों एक दूसरे के बैरी हो गए हैं? मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह अब भी बस्ती में जाती, बच्चों को गुदगुदाती और औरतों के साथ गीत गाती, उनके खेत खलिहानों के चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती, मगर अब वह सब उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे कि शुरू में उन्हें उसकी अनुपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ, मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए और कुंवारियों ने पेड़ों की टहनियों से झूले उतार लिए और बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है। बस्ती वाले चिंतित हो गए, उसे कहाँ ढूंढें, कहाँ तलाश करें।
पहले तो उन्होंने उसे अपने घरों के आंगनों में तलाश किया, मैदानों में भटके, पेड़ों पर और गुफाओं में देखा, मगर वह कहीं नहीं थी। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी, मगर बजाय इसके कि वे मिल बैठकर सर जोड़कर उसके बारे में कुछ सोचते, वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि परी उनके कारण रूठ गई है। रूठना अर्थात यहाँ पर नाराज होना। अब तो उनके दिलों में की नफरत और भी गहरी हो गई। उन्होंने एक दूसरे के खेत खलिहानों को नष्ट करना और पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। धोखा, फरेब, लूटमार, हत्या, विनाश रोज का नियम बन गया। जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बचाव का कोई उपाय न रहा, तब बस्ती वालों ने तय किया कि इस प्रतिदिन के उपद्रव से अच्छा है इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। यहाँ पर उपद्रव का अर्थ है परेशानी, समस्या। इस निर्णय के बाद वे 2 गुटों में बंट गए। गुटों का अर्थ है यहाँ पर समूहों में। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारें लिए मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थी और उनकी मुट्ठियां बल्लम और तलवारों की मूठों पर मजबूती से कसी हुई थी। एक दूसरे पर झपट पड़ने को तैयार खड़े थे। तभी एक अनहोनी हो गई। फिजा में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ। फिजा का अर्थ है यहाँ पर वातावरण। जैसे किसी परिंदे का कोमल पर हवा में कांप रहा हो। परिंदा अर्थात पक्षी यहाँ पर, और पर का अर्थ होता है पंख। कोई गा रहा था। उन्होंने आवाज़ की ओर देखा। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए और गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, पर नुचे हुए और कपड़े फटे हुए थे, जैसे वह घनी कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजर कर आ रही हो। उसके पांव नंगे और तलवे जख्मी थे। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर रखे थे, जैसे उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती हो। तलवारों की मूठों और बल्लमों पर कसी हुई मुट्ठियाँ तनिक ढीली हुई। वह गा रही थी। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि उनके सीनों में दिल तड़प उठे। आवाज़ धीरे धीरे बुलंद होती गई। यहाँ पर बुलंद का अर्थ है तेज़ होना, ऊंचा होना। इतनी बुलंद जैसे सितारों को छूने लगी हो। उसकी आवाज़ चारों दिशाओं में फैलने लगी, फैलती गई, इतनी फैली कि चारों दिशाएं उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि से गूंजने लगी। लोग अचरज से आंखें फाड़े, मुंह खोले उसका गीत सुनते रहे। यहाँ तक कि उनके हाथों में दबी तलवारें फूलों की झड़ियों में परिवर्तित हो गई और बल्लम मूर्छल बन गए। गीत के बोल उनके कानों में रस घोलते रहे और धीरे धीरे वह सब एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान डोर में बंधते चले गए, जैसे वह सब एक ही माला के मोती हों, जैसे वह एक ही माँ के जाए हों। यहाँ पर जाए अर्थात पुत्र, बेटे। उधर गीत समाप्त हुआ और वह अपनी मैली आस्तीनों में आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। आस्तीनों का अर्थ होता है बाहों में, बाह। जब आंसुओं का गुबार कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर वह उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। यहाँ पर ओझल का अर्थ है गायब होना। बस्ती वालों ने उसे बहुत ढूंढा, वादी वादी, जंगल जंगल आवाज़ें दी, मिन्नतें की। मिन्नतें करना अर्थात प्रार्थना करना, मगर वह दोबारा जाहिर नहीं हुई। यहाँ पे जाहिर का अर्थ है प्रकट होना। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई, उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। कहते हैं आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद होता है, सब मैदान में उस मूर्ति के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। गिर्द इकट्ठे होना अर्थात मूर्ति के चारों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं और उस गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से ज़िंदगी बिता रहे हैं। जैसे उनके दिन फिरे,
खुदा हम सब के भी दिन फेरे। इसका मतलब है कि जैसे उनके जीवन में खुशियाँ आई उसी तरह से हमारे जीवन में भी खुशियाँ आए। मैंने कहानी खत्म करके अपने बेटे की तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कहानी खत्म हो गई। उसने कहा, पापा आपने कहा था कहानी सुनाते समय कोई प्रश्न नहीं पूछना। हाँ, मैंने कहा था और तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा। तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, अब सो जाओ। मगर पापा कहानी तो खत्म हो गई, मैं अब तो प्रश्न पूछ सकता हूँ ना। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो। पापा वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे वह गीत याद नहीं है बेटा। नहीं पापा, उसने मचलते हुए कहा, मुझे वह गीत सुनाइए, वरना मैं समझूंगा कि आपकी कहानी एकदम झूठी थी। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर दबे स्वर में बोला, हाँ बेटा, यह कहानी झूठी है। कहानियाँ अक्सर काल्पनिक होती हैं। वह मुझे उसी तरह अपलक देख रहा था। अपलक देखना अर्थात एकटक देखना, ध्यान से देखना। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मगर तुम इस झूठी कहानी को सच्ची बना सकते हो। वह कैसे? उसने हैरानी से पूछा। बड़े होकर तुम वैसा गीत लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। बेटे की आंखों में चमक पैदा हुई। सच पापा? एकदम सच। उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। यू आर सो स्वीट पापा। उसने आंखें बंद कर ली। वह जल्दी ही सो गया, मगर मैं रात में बहुत देर तक जागता रहा। बार बार मेरे मन में एक ही विचार को बुला रहा था कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा। तो चलो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आप जानते हैं लेखक इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं, उन्हें आप लोगों सभी बच्चों से ये उम्मीद है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा संगीत रचेंगे जिससे समाज में सुख शांति सौहार्द का वातावरण बन सकेगा। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। जैसे पहला शब्द है यहाँ पर विवाद। विवाद का अर्थ होता है झंझट। गिर्द, गिर्द का अर्थ है पास। कुल बुलाना अर्थात बेचैनी प्रकट करना। ढोर डंगर मतलब जानवर। फिजा का अर्थ होता है वातावरण। मोर छल का अर्थ होता है मोर पंख का बना चवर। तो बच्चों चलो स्वाध्याय में आए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। क्षमा एक महान गुण है, इस पर अपने विचार लिखिए। दूसरा है कहानी के प्रति बच्चों में आकर्षण, इस पर आप अपनी राय लिखिए। यहाँ पर हमारा पाठ 2 पूर्ण हुआ। धन्यवाद।